तो अगर आप मेटल्स को देखते हैं बच्चों, तो ये सब के सब मेटल्स हैं, राइट। सो ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप जीशान आप हैं मीटिंग में? हेलो। जी सर, मैं इधर ही हूँ। तो आप बच्चों को एंटर क्यों नहीं कर रहे? नमाज पढ़ रहा था सर। Metals form the positively charged ions. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मेटल्स हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेटल्स हैं। और अगर आप मेटल्स में बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर को देखें, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो एक तो ये याद रखना है आपने। अब बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर देखें तो मेटल्स हैव मेटालिक बॉन्ड, के मेटल्स के अपने एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है, जो कि आपको याद होगा इस तरह होता है। हमने ये बॉन्डिंग में किया था। जब आपको दिखाना हो तो 3 लेयर्स दिखानी होती है। ये देखें, ये होता है कि लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होता है ये। और ये जो लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस है ये, और ये फिक्स एट देयर पोजीशंस है। और इसमें कौन है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस है और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस व्हिच आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस, ओके। और उसमें कौन होता है? साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, व्हिच आर मूविंग अराउंड, right? So this is how the lattice of positively charged ions, C of delocalized electrons, okay, or they are fixed at their positions, okay। और ये मेटल का स्ट्रक्चर होता है कि इसमें मेटालिक बॉन्ड है, जाइंट मेटालिक लैटिस है, स्ट्रक्चर का नाम है, जिसमें लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होती हैं विच आर फिक्स एट द पोजीशंस, और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, जिन्हें आप डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये तो बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर हो गया। जब बॉन्डिंग पूछे आपसे तो आपने बोलना है जी मेटालिक बॉन्ड है उसमें, और जब आपसे स्ट्रक्चर पूछे तो आपने कहना है जी जाइंट मेटालिक लैटिस है इसका स्ट्रक्चर, ओके। ये दोनों का डिफरेंस है। अब कहते हैं एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज। वो कहता है अच्छा जो मेटल्स हैं इनकी क्या जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं? नंबर 1, दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी। नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन। इनकी सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मर्करी इज द ओनली एक्सेप्शन जो कि लिक्विड है। हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस between the positively charged ions and the delocalized electrons, यानी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड की वजह से आप कहते हैं जी इनकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बहुत सारे आप देख रहे हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। ना सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है, आप समझ रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर से रिलेट करके उसका वो भी बताना है, ओके। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। एक और चीज जो इनमें होती है मेटल्स में कि वो मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, राइट। और ये शीट्स की फॉर्म में होते हैं या वायर्स की फॉर्म में होते हैं। जीशान आप सब बच्चों को मैसेज करके उनका होमवर्क मंगवाएं और चेक करके प्लीज उनको वापस भेजें। जी सर, मैसेज किया हुआ है। Okay, thank you. Metals are malleable and ductile, right? So इनमें क्या होता है कि malleable और ductile का मतलब होता है कि they can be converted into sheets and they can be converted into the wires, कि आप उनको प्रेस कर सकते हैं और उनकी शीट्स बना सकते हैं, उनकी वायर्स बना सकते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ द लेयर्स अरेंजमेंट ऑफ द मेटल एटम्स इन द जाइंट मेटालिक लैटिस। और वजह क्या है? वो कह रहे हैं उसकी वजह ये है कि अब ये देखें क्यों आप मेटल्स की लेयर्स मेटल की आप बना सकते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, क्यों आप इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसकी रीजन ये है, ये देखें। वो कहते हैं मेटल में एक खास चीज होती है कि ये जो एटम्स होते हैं ना, दे आर लाइक दिस, कि इनकी ये लेयर्स होती हैं, ये 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 ये। अब ये जो लेयर्स होती हैं जब आप इनको प्रेस करते हैं यूं, तो आप कहते हैं ये पूरे उसके ऊपर फोर्स लगती है, और जब पूरे के ऊपर फोर्स लगती है, सारे के ऊपर फोर्स लगती है, तो ये सारा का सारा स्लिप होके
ये इस तरफ आ जाता है, ये वही चीज जो ऊपर थी वो यहाँ आ गई इधर। ओके, ये 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 और ये यहाँ से ये खत्म हो गया। ओके, सिमिलरली जब आप इसको प्रेस करेंगे ये, तो ये भी आप समझे इधर चला जाएगा। तो यही चीज इसे कहते हैं कि ये वायर्स में कन्वर्ट हो गई। ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं मैलिएबल डक्टाइल। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये लेयर्स अरेंजमेंट में होते हैं। अगर ये लेयर्स अरेंजमेंट ना हो, मिसाल के तौर पे ये जो है स्ट्रक्चर, कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, फॉर एग्जांपल ये इधर हो, ये इधर हो, ये इस तरह हो, ये इस तरह हो, तो आप कहते हैं जब फोर्स आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो जाहिर है इस पे तो नहीं होगी, वो तो सीधा जाएगा यूं, सीधा जाएगा यूं, सीधा जाएगा यूं। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज। सो वो कहता है जी कि लेयर्स अरेंजमेंट में होते हैं ये इस तरह। तो ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। तो ये जरूर वर्ड कहना है कि क्योंकि मेटल्स में लेयर्स अरेंजमेंट होती हैं, उन लेयर्स अरेंजमेंट की वजह से ही ये मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर्स एंड शीट्स होती हैं। अब आ जाते हैं अलॉयज के ऊपर जी। तो एक डक्टिलिटी नहीं होती है खाली की, द एबिलिटी टू शेप इट इनटू अ वायर। या वही है ना, ये डक्टाइल है। इसी तरह जब आप इसको प्रेस करेंगे तो शीट भी इसी तरह बन जाएगी ना। अच्छा अगर आप ठीक इसी है। को, ये तो मैंने डक्टिलिटी की एक्सप्लेन किया ना। अगर आप दूसरे से जैसे यूं से प्रेस करते हैं इसको इधर से, तो यही चीज आप कह रहे हैं जी वायर शीट में बन जाएगी। यानी इसको यूं प्रेस करके इधर ले आए, इसको यूं प्रेस करके इधर ले आए। अच्छा ठीक है। समझ आ रही है बात? जी सो सर। दिस इज हाउ इट गोज। सो एलॉयज, अब एलॉय क्या चीज होती है? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जब मेटल्स मिक्स होती हैं विद अदर एलिमेंट्स, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं, तो आप उसको बोलते हैं एलॉय। इसकी तीन एग्जांपल्स हैं जो हमें याद करनी है। नंबर वन इज द ब्रास, विच इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। Stainless steel is a mixture of iron and other elements like chromium, nickel, and carbon. And similarly, alloy के structures, अलॉय का स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है? अब तो ये कह रहा है कि मेटल को जब आप दूसरी मेटल से मिक्स करते हैं तो वो अलॉय बन जाती है, या किसी नॉन मेटल से मिक्स करते हैं, जैसे ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक की अलॉय है। स्टेनलेस स्टील जो है मिक्सचर ऑफ आयरन एंड अदर एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड कार्बन है, राइट? अब अलॉय का स्ट्रक्चर वो कहता है क्या है? आप कहते हैं अलॉयज आर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन प्योर मेटल्स बिकॉज द डिफरेंट साइज एटम्स आर आयंस इन द alloys कैन नो लॉन्गर स्लाइड ओवर ईच अदर। अब ये बड़ा फर्क आ जाता है बच्चों। वही मेटल जो पहले एक तरह से मैलिएबल थी, डक्टाइल थी, सॉफ्ट थी, आप उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते थे, आप उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने सुना होगा अलॉयज तो बड़ी स्ट्रांग होती हैं। तो अलॉय बनने से उसमें क्या हो जाता है? आप कहते हैं जी उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। ओके, और वो स्ट्रेंथ क्यों आ जाती है? आप देखें, अलॉय में जरा आप दो मेटल्स को मिक्स करते हैं, स्ट्रक्चर को गौर से देखें। इसमें एक मेटल ए है और ये मेटल बी है, या कोई नॉन मेटल एलिमेंट बी है। तो आप कहते हैं उनके तो साइज में ऑब्वियसली फर्क होगा, दोनों का साइज तो सेम नहीं हो सकता। जब साइज में फर्क होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? आप कहते हैं वो जो लेयर्स अरेंजमेंट है ना, वो इनकी ब्रेक हो जाती है, राइट? दैट लेयर्स अरेंजमेंट ब्रेक हो जाती है और इट्स नो मोर इन अ लेयर्स अरेंजमेंट, राइट? सो इस तरह लेयर्स अरेंजमेंट में वो नहीं है। जब वो लेयर्स अरेंजमेंट में नहीं होते, right, they are not anymore malleable and ductile. So alloys are harder and stronger than pure metals because of different size atoms or ions in the alloys can no longer slide over each other. ठीक है? बाकी alloy में वही metallic bond होता है, वही giant metallic lattice structure होता है, बट क्योंकि regular arrangement नहीं होता size different होने की वजह से, so alloys में strength तो वही होती है बल्कि उससे ज्यादा हो जाती है, harder हो जाते हैं, stronger हो जाते हैं। Okay, because of increased strength, alloys like stainless steel is used in making cutlery and it is harder resistant to the rusting. So इनमें स्ट्रेंथ बच्चों ज्यादा हो जाती है, इसलिए अलॉय रिम्स यूज करते हैं। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप दो मेटल्स को मिक्स करते हैं या मेटल को किसी दूसरे एलिमेंट से मिक्स करते हैं, तो बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट साइज ऑफ एटम्स उनका लेयर अरेंजमेंट ब्रेक हो जाता है, और जिसकी वजह से वो जो स्लाइड होता है एक दूसरे के ऊपर, स्लिप होता है, वो नहीं करते। तो बाकी स्ट्रेंथ वही रहती है, मेटालिक बॉन्ड वही रहता है, सिर्फ जो लेयर्स अरेंजमेंट ब्रेक होने की वजह से दे आर नो मोर मैलिएबल एंड दे आर नो मोर डक्टाइल। ओके, इज इट क्लियर? यस समझ आ सर। गई बात बच्चों? इसको लिख भी लीजिएगा। सो मेटल क्या होती है? उसमें लेयर्स अरेंजमेंट होती हैं, वो सॉफ्ट होते हैं,
उनमें क्या मसला होता है, ये सारा आपको क्लियर कर दिया। ओके, इस सारे को लिख लीजिए। मेटल क्या है, अलॉय क्या है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, उनकी बॉन्डिंग क्या है, व्हाई मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल और सॉफ्ट, व्हाई द अलॉयज आर स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे आ जाएं जी। अब वो कहते हैं जी मेटल्स की रिएक्टिविटी देखने के लिए हमने बसल में एक काम किया बच्चों। हमने किया ये कि हमने एक ग्रुप ऑफ मेटल्स लिए from the periodic table to see how their reactivities are in comparison. There are 4 reagents used to determine the reactivity of metals. These reagents are, अब हमने किया ये बच्चों, अब गौर से सुनना। अब पहले सुनने फिर मैं बताता हूँ ये रिएक्शंस क्या हैं। आप पहले गौर से सुने। अब ये सारी मेटल्स हैं, हमें किसी ने कहा इसकी रिएक्टिविटी चेक करो, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं था। तो हमने ये किया कि हमने कहा यार अच्छा हम एक काम करते हैं, ग्रुप 1 से 2 मेटल ले लेते हैं। ये देखो कौन सी 2 मेटल्स ली ग्रुप 1 से, सोडियम एंड पोटासियम। फिर हमने इसी तरह ग्रुप 2 से 2 ले ली, ताकि ग्रुप में तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है ना, तो हमने कहा चलो एज एन रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं, ये कैल्शियम और ये मैग्नीशियम हो गया। फिर इसी तरह हमने यहाँ से जो ट्रांजिशन थे बीच में, वो तो बहुत सारी थी, हमने उनमें से कुछ मेटल्स ले ली, जैसे आयरन ले लिया, जैसे कॉपर ले लिया, जैसे जिंक ले लिया, जैसे प्लाटिनम ले लिया, जैसे गोल्ड ले लिया, जैसे सिल्वर ले लिया यहाँ से। फिर हमने ग्रुप 3 में से भी एक मेटल ले ली, जैसे एल्यूमिनियम है। फिर हमने इसी तरह ग्रुप 4 में से भी एक मेटल ले ली, जैसे लेड है। तो बेसिकली हमने ये सारी मेटल्स ले ली, ये और ये। ओके, इन सारी मेटल्स को हमने लेके इनकी रिएक्टिविटी को चेक किया। तो अब मकसद यही था कि जब हम इनकी रिएक्टिविटी को चेक करेंगे तो ये पूरे पूरे ग्रुप की रिएक्टिविटी हमें बता देंगी। तो ओवरऑल हमने सैंपल ले लिया। अब इनको चेक करना था, इनकी रिएक्टिविटी को, तो हमने 4 रिएजेंट्स चेक किए बच्चों, सेलेक्ट किए। नंबर 1, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर एक ऐसी चीज है जिससे मेटल यूजुअली रिएक्ट नहीं करते। अगर कोई मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगी तो हमें समझ आ जाएगी कि ये तो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। तो इसलिए हमने सबसे पहले लिया 4 रिएजेंट्स लिए हमने। सबसे जो उनमें हल्का रिएजेंट था वो था कोल्ड वाटर, राइट। तो ये लिखिए जरा, अ ग्रुप ऑफ मेटल्स वर टेकन और सिलेक्टेड फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल टू सी देयर हाउ देयर रिएक्टिविटीज आर इन कंपैरिजन। दे आर द 4 रिएजेंट्स used to determine the reactivity of the metals, and those 4 reagents are cold water यानी H2O लिक्विड रूम टेम्परेचर पे जो होता है, स्टीम यानी H2O गैस, फिर डाइल्यूट एसिड एनी, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट HCl एक्वस कर लेते हैं, या H2SO4 एक्वस, कोई भी। और फिर जैसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। ओके, 1 2 ये और ये। ओके, ये है, ये है, ये है, ये है। अब हमने इन सारी बंच ऑफ मेटल को बारी बारी डाला बच्चों कोल्ड वाटर में। सिर्फ 2 मेटल्स थी जिन्होंने कोल्ड वाटर से रिएक्ट किया, एक पोटासियम और एक सोडियम। और उसमें से भी जो पोटासियम था उसने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। तो हमें समझ आ गई कि कोई ऐसी मेटल जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करे और बहुत तेजी से रिएक्ट करे, हमने उसको टॉप पे रख दिया। हमने कहा जी ये मोस्ट रिएक्टिव होगी। ओके, फिर हमने बाकी की मेटल्स को वाटर हटा दिया, स्टीम में डाला। सिर्फ 2 मेटल्स थी जो आपको पता है स्टीम से रिएक्ट करी थी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। उनमें से भी कैल्शियम ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रही थी। तो हमने कहा जी ऑब्वियसली वो पोटासियम सोडियम से तो कम रिएक्टिव होंगी, लेकिन बाकी मेटल्स में से वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव थी। फिर हमने कैल्शियम मैग्नीशियम, ये हम क्या बना रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बना रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, कोल्ड वाटर से जिन 2 मेटल्स ने रिएक्ट किया हमने उनको टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी रख दिया कि ये तो बहुत ही एपिक है, ये तो बहुत रिएक्टिव है, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करती हैं। फिर जितनी तेजी से रिएक्ट करती थी उसका ऊपर रख दिया उसको, पोटासियम सोडियम से भी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती थी इसलिए हमने उसको ऊपर रख दिया। फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम करती थी, फिर स्टीम से वो रख दिया। फिर हमारे पास कुछ मेटल्स आई जो डाइल्यूट एसिड से कर रही थी। वो कौन कौन सी थी, एल्यूमिनियम थी, जिंक थी,
आयरन थी। सर हम सीक्वेंस पे करना है? जी सीक्वेंस है ना, सबसे पहले हमने कोल्ड वाटर में डाला, फिर स्टीम में डाला। ये सीक्वेंस ही इस तरह के, ये रिएजेंट की सर एलिमेंट्स रिएक्टिविटी के का, हिसाब से देखा। एलिमेंट्स जी का जो एलिमेंट्स है उनको भी हाँ सीक्वेंस से वो डालना है? सीक्वेंस, जी नहीं वो सारे डाले ना, और फिर जो जितना तेजी से रिएक्ट कर रहा था उसको उतना ऊपर रख रहे थे। जब हमने कैल्शियम मैग्नीशियम को स्टीम में डाला ना, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ने स्टीम से रिएक्ट किया, और कैल्शियम ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने कैल्शियम को ऊपर रख दिया। अब इसी तरह एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये चार मेटल्स थी जिन्होंने किससे रिएक्ट किया, डाइल्यूट एसिड से। और फिर उनमें से एल्यूमिनियम ने तेजी से रिएक्ट किया, इसलिए एल्यूमिनियम को ऊपर रख दिया। सो ये हमने उसके बाद रख दी। फिर कुछ मेटल्स थी जो किसी भी सूरत नहीं रिएक्ट कर रही थी इन तीनों के साथ, वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट कर रही थी। उनको फिर हमने ये किया कि यहाँ हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन ऑल दो मेटल नहीं है लेकिन रेफरेंस के लिए रखा कि वो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव थी। और वो कौन कौन सी मेटल्स थी, वो थी कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। ये आ गई जी बच्चों हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो गई और ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव हो गई। इस तरह करके हमने रिएक्टिविटी सीरीज बना ली बच्चों, राइट। ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव और नीचे सबसे कम रिएक्टिव। ओके, सबसे कम किससे, जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करा रहे थे। मैं रिएक्शंस दिखाता हूं उनके क्या हुए, पहले आप इनको लिख लीजिए। सो बात समझ आ गई आपको कि हमने 4 रिएजेंट लिए जिनको बारी बारी डाला, कोल्ड वाटर से जो रिएक्ट कर रहे थे वो सबसे रिएक्टिव मेटल्स थे, उनको सबसे ऊपर रिएक्टिविटी में रख दिया। फिर स्टीम से, फिर डाइल्यूट एसिड से और फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से। ओके, सर ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? एयू गोल्ड, प्लैटिनम से नीचे गोल्ड है। या प्लैटिनम तक ही लिखें, गोल्ड को छोड़ दें, प्लैटिनम तक लिखें। अब जैसे देखें इसको लिखना है बच्चों। पहले आ जाएं, देर आर टू मेटल्स, लिखिए जरा, देर आर टू मेटल्स विच रिएक्टेड विगरसली विद द कोल्ड वाटर। और वो कौन सी दो मेटल्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। और रिएक्शन क्या हुआ, ये रिएक्शन हमने पीरियोडिक टेबल में से भी किया था कि पोटेशियम जब हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जो कि एफरवेसेंस से रिलीज होती है। और पोटेशियम रिएक्ट्स वेरी विगरसली। और इसकी ऑब्जर्वेशन हमने लिखी हुई है, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज में कैच फायर। इसी तरह सोडियम को रिएक्ट किया तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये भी एफरवेसेंस होती है। सोडियम आल्सो रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विगरसली, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मूव्स क्विकली। लिख दिया बच्चों, पोटेशियम का रिएक्शन विद वाटर एंड सोडियम का रिएक्शन विद वाटर, दोनों की ऑब्जर्वेशन भी याद करनी होंगी। और हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, जिसकी पीएच भी लिख लीजिए 13 होती है दोनों की।
लिख दिया बच्चों? जी सर। ओके, अब आ जाते हैं स्टीम के साथ जो रिएक्शन हुआ वो कौन सी थी? देयर आर टू मेटल्स व्हिच रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर वेरी स्लोली बट विद द स्टीम एज वेल। अब ये जो मैंने चीज नहीं बताई वो ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों आपको पता है ऑल दो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करती हैं, लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन होता था कि कैल्शियम को डाला तो वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बन गई, राइट? लेकिन वो बहुत ही स्लो रिएक्शन था। मैग्नीशियम को डाला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन गई। द रिएक्शन इज वेरी स्लो अगेन, राइट? इफ द रिएक्शन मिक्सर प्लेस्ड ओवरनाइट तब जाके मिल्की सोल्यूशन अपेयर होता था। ये इतना स्लो रिएक्शन होता है, बट याद रखना है कि ये रिएक्ट जरूर करते हैं, ठीक है, बट बहुत ही स्लो रिएक्शन होते हैं, राइट? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, ये लिख लें। लेकिन जब ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं तो फिर सही रिएक्शन होता है इनका, वो मैं बताता हूँ, पहले ये लिख लीजिए। सर ये सोडियम और पोटेशियम करते हैं रिएक्ट स्टीम के साथ? वो तो फिर जाहिर है जो कोल्ड वाटर से कर रहा है वो स्टीम से तो बहुत ही विग्रस रिएक्शन होगा ना। कोल्ड वाटर मिनिमम है। डन। इज इट डन? यस। यस सर। ओके, अब आ जाए कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन। अब जो स्टीम से रिएक्शन होता है ना बच्चों, वो तो विग्रसली होता है और सही रिएक्शन होता है, लेकिन एक फर्क देखें। जब ऊपर देखें कैल्शियम का लिक्विड वाटर से रिएक्ट किया था तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना था, है वही H2O, लेकिन जब गैस से रिएक्ट करता है तो देखो क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड बना है। ये डिफरेंस है कि जब मेटल कोई भी हो ना, लिक्विड वाटर से रिएक्ट करे तो उसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और वही मेटल जब स्टीम से रिएक्ट करे एक तो रिएक्शन बहुत तेज होता है, और उसी मेटल का क्या बन जाता है, ऑक्साइड, जो कि व्हाइट सॉलिड होते हैं, और साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। ये भी एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछेंगे आपसे। सिर्फ स्टेट सिंबल का फर्क होगा और प्रोडक्ट चेंज हो जाता है कि लिक्विड वाटर से हाइड्रोक्साइड और स्टीम से ऑक्साइड, और लिक्विड वाटर से स्लो रिएक्शन और स्टीम से बहुत ही फास्ट रिएक्शन। ओके, डन। फिर कौन सा व्हाइट सॉलिड फॉर्म होगा इस रिएक्शन से? जी, ये ऑक्साइड जो बनता है ये व्हाइट सॉलिड दो। ओके।
सर वो जो पोटेशियम और क्या नाम है उसका सोडियम रिएक्ट करेंगे उसको भी उनका भी वही बनेगा वाइट सॉलिड। ये ऑक्साइड बनेगा और व्हाइट सॉलिड, लेकिन वो तो बहुत ही विग्रस रिएक्शन होगा ना, आग लग जाएगी। ओके, इसको कॉपी करें, यहाँ पे रुक जाते हैं। सो आज हमने पढ़ा है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है और क्या उसमें डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर? कोई सवाल है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? सर हम एटीपी कब से शुरू करेंगे? एटीपी के पास पेपर क्वेश्चन अभी हम शुरू करने लगे हैं। मैंने आपको बताया ना, अगले वीक से आप अरेंज करें। ट्यूसडे से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे पास पेपर के, उसमें पहला एटीपी ही होगा। ओके, आर यू डन? कॉपी कर लिया बच्चों? विल कंटिन्यू दिस। कोई सवाल है तो पूछ लें।